आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहले इस चैप्टर का मोटिव समझेंगे कि इसका कंटेक्स्ट क्या है चैप्टर का। जैसे कि नाम कह रहा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दो टर्म्स है। फर्स्ट बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स ले रही है। जब लॉसेस इंकर हो रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ रिटर्न में आ रहा है? क्या गवर्नमेंट हमको टैक्स देकर जाती है कि भाई तुम्हारा नुकसान हो गया है, कुछ पैसे चाहिए होंगे, ये लो पैसे ले जाओ? ऐसी कोई सिस्टम है? नो, ऐसा नहीं है। जब हम इनकम की बारी करने आते हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तब तो सरकार आ गई शेयर करने के लिए। तो जो लॉसेस है, लॉसेस के टाइम पे गवर्नमेंट कहाँ है शेयर करने के लिए? तो दे फॉर्म दिस प्रोसेस कि जहां पर वो आपके नुकसान को भी शेयर करेगी। इन अ सेंस, लेट्स से अगर मैं कहूँ 1 लाख की इनकम है, 30% का टैक्स रेट है, तो 30,000 का टैक्स क्या? अगर अगली बार मेरे यहाँ 50,000 का लॉस आ जाता है तो उस पे गवर्नमेंट की शेयरिंग कितनी बननी चाहिए? 15,000 की बननी चाहिए। तो इन अ वे एक स्कीम निकाली गई जिसमें पहले लेके ना देने वाले सिस्टम की जगह इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको लॉस आया, कोई बात नहीं, आप कोई टैक्स मत दीजिए, आपने कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट ईयर जब आपके पास में आएंगे प्रॉफिट्स, जब नेक्स्ट ईयर आपके पास क्या आएंगे? प्रॉफिट्स आएंगे। जैसे नेक्स्ट ईयर मेरे पास में 60,000 का प्रॉफिट आता है, तो कहते हैं 60,000 वाले प्रॉफिट में से सबसे पहले आप अपने पुराने लॉस को एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपके पास अगर कुछ बच जाता है, उसके बाद आपके पास अगर प्रॉफिट बचता है तो आप हमें टैक्स दीजिए। तो इंस्टेड 60,000 के ऊपर टैक्स लेने की जगह गवर्नमेंट कितने पे टैक्स ले रही है? हमसे 10,000 पे टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट के पास टैक्स कितने का पहुंचा? 3,000 का टैक्स पहुंचा, जबकि बनता कितना? 18,000 का बनता था। 15,000 की जिसे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए हमें यहाँ शेयरिंग अलाउ करी, उसकी सेट ऑफ अलाउ करा, और रेस्ट बैलेंस अमाउंट पे हमसे टैक्स लिया। तो ये जो पूरा होल प्रोसेस है, दिस इज नोन एज सेट ऑफ, कि आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर लें अपने इनकम के साथ में। तो हमारे पास जितने इनकम के हेड्स हैं उसी के हिसाब से इन्होंने प्रोसेस दिया है। हमारे पास पे मेजर 5 हेड्स हैं। चलिए, तो आपने फिर जल्दी बता दिया, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, मैं यहाँ लिखी जा रही थी। नाउ इज इट विजिबल? भूमिका आनंद, भावेश ने भी लिख दिया।
द कंसेप्ट इज क्लियर टिल सो फार, जो भी छोटा मोटा डिस्कशन करा है आपके साथ में। हमारे पास में 5 हेड्स आ जाते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीईपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब देखिए सैलरी के हेड में तो लॉस पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई ऐसा तो है नहीं आप किसी को पैसे दोगे कि भैया मुझे नौकरी पे रख लो, तो दैट सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस हेड। कौन से हेड में जाएगा ये? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉसेस पॉसिबल हैं। किन दो सिनेरियो में पॉसिबल है? या तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में अगर आपका हायर इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल, ठीक है, ये जो सिनेरियो में लॉसेस आएंगे। अब ये जो लॉसेस हैं इसमें एक जनरल फिनोमेना बताती हूँ। यहाँ पर हम 2 सेक्शंस डील करेंगे। सेक्शन 70 ये कहता है सेम हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 71 कहेगा अदर हेड एडजस्टमेंट। सेम हेड एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास लेट्स से 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 या 3 ले ली मैंने, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, एक में लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट, ठीक है। तो जो इस हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस है इट कैन बी एडजस्टेड विद हाउस प्रॉपर्टी 2 का लॉस और हाउस प्रॉपर्टी 3 का लॉस। तो इसे हम कहते हैं विद इन द हेड, जिसमें हम कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। दूसरा सेक्शन 71 ये कहता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सैलरी के हेड से, बिजनेस के हेड से, कैपिटल गेन के हेड से, मतलब किसी भी विथ एनी अदर हेड, जो हमारे पास दूसरे हेड्स हैं उनके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक है सेक्शन 70 जो बोलता है सेम हेड एडजस्टमेंट, एक है सेक्शन 71 जो कहता है अदर हेड के साथ एडजस्टमेंट इज पॉसिबल और नॉट। यहाँ देखेंगे ये मेरा स्क्रीन दिख रही है आपको? तो यहाँ आपने देखना है कि भाई इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉस अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम। आपके पास में आपके पास में जो भी हेड का लॉस है, जिसे मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था हाउस प्रॉपर्टी वाला, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सेम हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे हेड्स के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। जब आप दूसरे हेड्स के साथ करने जाओगे
तो देयर इज अ लिमिट कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप सेट ऑफ कर सकते हो इट इज ऑफ 2 लाख ओनली। इससे ज्यादा का आप अमाउंट लॉस का सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा हेड हमारे पास में आ जाता है, मैं पीजीईपी से पहले कैपिटल गेन लूंगी, पीजीईपी बताऊंगी आपको। कैपिटल गेन वाले हेड में, कैपिटल गेन वाले हेड में हमारे पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। ये किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं, not adjusted with any other head। ये दो बातें क्लियर है कि नहीं अभी तक मुझे ये बताएं। दो हेड्स का मैंने आपको लॉस बताया, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन का, ये दोनों क्लियर है कि नहीं है? थर्ड आइटम आता है इसमें अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के हेड में तीन कैटेगराइजेशन में बनाऊंगी। पहला बनेगा एक इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो जिनका बिजनेस इस चीज का है और इस बिजनेस में उन्हें होता है लॉस, इस बिजनेस का इन्हें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इन दैट केस, इन दैट केस इस बिजनेस के लॉस को वो सेम बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं एंड नॉट विद एनी अदर इनकम। किसी और इनकम के साथ में इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम हमने बोली लॉटरी के जितने की इनकम होगी, आपने सट्टा लगाया था, पजल विनिंग की इनकम होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नो एक्सपेंसेस अलाउड। ठीक है, अगर कैजुअल इनकम है, अगर आप कहोगे कैजुअल लॉस है, देखिए जब कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं है इनकम में से तो जाहिर सी बात है हमेशा क्या रहेगी? इनकम रहेगी और इसमें लॉस की कोई सिचुएशन नहीं आती। बट हाँ, अगर आप ये कहो जी मैंने 20 लॉटरी टिकट खरीदी, मेरी कोई भी एक लॉटरी नहीं निकली है, मेरा नुकसान हो गया है, दैट लॉस इज नॉट अलाउड, वो आपको अलाउबल नहीं होगा। इवन एक चीज रूल ये भी है कि अगर आपके पास में कोई लॉस आया, लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, अगर आप इसके एडजस्ट करना चाहते हो कैजुअल इनकम से, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एक रूल हो जाएगा कि कैजुअल इनकम से आपका कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है। कैजुअल इनकम से आपका कोई भी लॉस एडजस्ट कभी भी नहीं होगा, यानी कैजुअल इनकम जितनी है उस पे आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई और आपका लॉस बन जाता है, एनी अदर लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दैट कैन बी एडजस्टेबल, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ देखेंगे एक्सेप्शंस में कुछ लिखा हुआ है, long term capital loss can be only set off against long term capital gain. Loss from the activity of owning and maintaining horses can be set off only with the against income from the activity of owning and maintaining the race horses। अब मैंने एक पीजीपी वाला आपका छुड़वाया है बीच में, पीजीपी वाला भी कर लेते हैं। पीजीपी वाले में
सॉरी एवरीवन फॉर दिस इंटरप्शन। आई डोंट नो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गया और ये आउट हो गया। अभी स्क्रीन आएगी तो प्लीज मुझे बताएंगे कि आपको विजिबल है कि नहीं है राइटिंग। विशाल, क्लास तो शुरू हो गई थी पहले ही, ये मेरा सिस्टम बीच में हैंग अप करके शट डाउन हो गया, जिस करके मैं एग्जिट हो गई क्लास से। नाउ वी आर अगेन स्टार्टिंग इट। वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ टॉपिक। नाउ इज इट विजिबल? फाइन। हम लोग पीजीईपी डिस्कस कर रहे थे एंड पीजीईपी में हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को?
ओके, जस्ट ये मैंने अपने फोन से एक बार को ज्वाइन करा है। मीनवाइल लेट इट बी। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे अपना सेटअप कैरी फॉरवर्ड का। आप अपना मॉड्यूल निकाल लेंगे सब बच्चे, क्योंकि यहाँ से मैं इतना स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी आपके साथ। हम लोग पीजीईपी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब हम लॉसेस की सेटअप की बात करते हैं, तो पीजीईपी वाले पार्ट में देयर इज अ 3 डिविजन होंगे इसमें। एक आपका बिजनेस होगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस, दूसरा होंगे स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी वाले, तीसरी कैटेगरी इसमें हम बनाएंगे आपके नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस, और फोर्थ इसके अंदर आते हैं हमारे पास में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने पीजीईपी में भी एक बार डिस्कस करा था। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन बिजनेस का करा मैंने, स्पेकुलेशन बिजनेस का करा। अगर कोई पर्सन स्पेकुलेटिव बिजनेस रन कर रहा है और उस स्पेकुलेटिव बिजनेस में उसको लॉसेस अगर आ रहे हैं, तो उन लॉसेस को वो एडजस्ट कर सकता है कि इनके साथ में अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस सॉरी इनकम से ही एडजस्ट कर सकता है। लाइक अभी हमने रेस वाला करा था कि अगर आपके पास बिजनेस है रेस ओनिंग मेंटेनिंग वाला, और आप उसमें अगर कोई बिजनेस में लॉस आता है, तो आप उसी बिजनेस की इनकम के साथ उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। सेम वे में स्पेकुलेशन वाले का भी यही रूल है कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ ही एडजस्ट होंगे और किसी के साथ एडजस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास है स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आप लोगों ने सेक्शन 35 एडी रीड करा है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ बिजनेसेस जिसमें कोल्ड चेन वाले, हॉस्पिटल वाले, होटल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस इन्होंने दे रखा है, वेयर हाउस का बिजनेस, ऐसे कुछ बिजनेसेस दे रखे हैं। अगर उन बिजनेसेस में अगर आप उन बिजनेसेस में अगर कुछ लॉसेस इंकर करते हैं, तो वो उसी बिजनेस से ही एडजस्ट होंगे, किसी और से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के रूल ये है कि आप अगर बिजनेस ए का लॉस है, तो आप बिजनेस टू से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एक टेक्सटाइल बिजनेस हो गया, एक आपके पास टॉयज का बिजनेस है, तो ये टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस क्लॉथ के बिजनेस टॉयज के बिजनेस से आप एडजस्ट कर सकते हो, दैट एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। इवन अगर आप किसी और हेड के साथ भी एडजस्ट करना चाहो, तो वहां भी कर सकते हो। पर बिजनेस वाले के अंदर एक रूल है कि आप ना तो उसे कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट करोगे, ना तो आप उसे कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट करोगे, ना ही सैलरी हेड्स के साथ एडजस्ट करोगे। तो जो बिजनेस के लॉसेस हैं, जो बिजनेस के लॉसेस हैं, वो ना तो कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट होंगे, ना तो ही सैलरी के साथ एडजस्ट होंगे। हर हेड में अपने अपने में रूल्स दे रखे हैं। तो यानी अगर लॉसेस अगर हो रहे हैं, तो वो हम एडजस्ट करने को दे रहे हैं, सेटअप करने को भी दे रहे हैं, बट दे करोगे। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का रूल ये है कि वो आपको अलाउ रहता है, किसी भी हेड के साथ कर सकते हो, बिजनेस के साथ करना चाहो इवन बिजनेस के साथ भी कर सकते हो, दूसरे हेड के साथ करना चाहो उनके साथ भी कर सकते हो। बट देयर इज अ कंडीशन, जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस रन कर रहा होना चाहिए तो ही आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप लोग को ध्यान में है कि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होती क्या है? व्हेन योर प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है आपके डेप्रिसिएशन को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो हम जो भी बैलेंस बच जाता है अकाउंट्स में, तो हम सीधा लॉस कहते हैं उसे, कि बिजनेस का लॉस ही बोलते हैं। बट इनकम टैक्स में उसे सारे को बिजनेस लॉस नहीं कहते, देयर इज अ डिस्टिंक्शन, जिसमें कहते हैं कि भाई जो एक्सेस पार्ट है डेप्रिसिएशन, लेट्स से मेरे पास प्रॉफिट है 10 लाख का, मेरा डेप्रिसिएशन बनता है 15 लाख का, तो 10 लाख से प्रॉफिट से मैं 15 लाख का डेप्रिसिएशन तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, 10 पूरा प्रॉफिट लिया माइनस 15 का डेप्रिसिएशन करा, हमने कह दिया 5 का लॉस आ गया, नेट लॉस हम अकाउंट्स में बोलते हैं। बट इनकम टैक्स में यहाँ ये बोलते हैं कि 10 का प्रॉफिट है, 10 का डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दो, और जो बाकी 5 बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। या मैं कोई स्लाइड्स दिखा ही नहीं रही हूँ, मेरा सिस्टम दोबारा से अब फिर दोबारा रीस्टार्ट हुआ है,
अब इसमें वन नोट दिक्कत कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सुबह से सही काम कर रहा था, तो मैंने फोन से कनेक्ट करा है ये। मैं दोबारा अभी लैपटॉप से ज्वाइन करके देखूंगी, पर स्टिल उसमें स्क्रीन दिखा दूंगी मैं आपको। तो ये तो हमने जो रूल पढ़े दैट इज बेसिकली फॉर सेट ऑफ। हमने क्या पार्ट पढ़ा? सेट ऑफ कि हमने करंट ईयर में लॉस हुआ, करंट ईयर में सेट ऑफ कर लिया। बट अगर मेरा करंट ईयर सफिशिएंट नहीं है, अगर करंट ईयर की इनकम मेरे लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर पाती, फिर क्या होगा? अगर मेरे करंट ईयर के अमाउंट, करंट ईयर की जो इनकम्स है मेरे करंट ईयर के लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? हम कहते हैं कि हम उन लॉसेस को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम लॉसेस को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड अब है कि कितने पीरियड तक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये हर का रूल अलग अलग है, ठीक है। और फिर अगर हमने एक बार को कैरी फॉरवर्ड करा, तो क्या तब भी मुझे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होगी? कौन सी एडजस्टमेंट अलाउ होगी, कौन सी नहीं होगी? तो रूल इज दिस कि जब भी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हो, जब भी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, फिर उनको एडजस्ट करना चाह रहे हो, फिर उनको एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो देर इज अ जनरल रूल कि वो सेम हेड से ही एडजस्ट होंगे। तो आपके पास उस टाइम इंटर हेड एडजस्टमेंट की ऑप्शन नहीं है, आपके पास इंटर हेड की ऑप्शन नहीं रहेगी। किन केसेस में? जब आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर आपका सेम ईयर करंट ईयर में लेट्स से लॉस हुआ है और आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो वहां पर दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तब दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ सेम हेड के साथ ही एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये आता है, जब ये कैरी फॉरवर्ड की बातें हुई, हम कैरी फॉरवर्ड कितने पीरियड तक कर सकते हैं? सबसे पहला नंबर वन हमारे पास आता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी के हम कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे, बट अब वो एडजस्ट होगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही, सिर्फ और सिर्फ। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 साल तक होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो, उसके बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा हेड हमारे पास में आ जाता है बिजनेस लॉस। जो बिजनेस का लॉस अगर है नॉन स्पेकुलेटिव वाला, स्पेकुलेशन वाला बिजनेस नहीं, दूसरा अदर स्पेकुलेटिव वाला बिजनेस, तो उसको दूसरे किसी अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस वाले बिजनेस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। वो भी मैक्सिमम कितने साल के लिए? अगेन यहाँ भी आपको 8 साल का टाइम पीरियड मिलता है कि आप 8 साल तक उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यानी हमने हाउस प्रॉपर्टी में भी देखा 8 साल का टाइम है, पीजीईपी में भी देखा कि 8 साल तक का टाइम है। जब हम स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात करते हैं, जब हम स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करते हैं, तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस है, जो स्पेकुलेशन वाला बिजनेस है, उसको आप जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेकर जा सकते हो, दैट इज फॉर 4 ईयर्स। वो 4 ईयर्स से ज्यादा नहीं जाएगा। तो अभी तक हमने हाउस प्रॉपर्टी का 8 देखा, नॉर्मल बिजनेस का 8 देखा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का 4 साल का टाइम, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कैपिटल गेन हेड के लॉसेस, यानी जिसे हम कहते हैं कैपिटल लॉसेस अगर आए, तो कैपिटल लॉसेस को हम कितने पीरियड तक एडजस्ट कर सकते हैं? उनके लिए भी 8 साल का टाइम पीरियड है, हम 8 साल तक उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 8 8 8 वाला पीरियड है, जनरली सब में हमारे पास 8 साल का ही टाइम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेकुलेशन बिजनेस में 4 साल है, और जो एक्टिविटी हमने करी है ओनिंग एंड मेंटेनिंग की रेस हॉर्सेस की, उसमें भी कितना टाइम पीरियड होगा? उसमें भी कितना टाइम पीरियड आएगा? उसमें भी अगेन स्पेकुलेशन बिजनेस की तरह 4 साल का टाइम आएगा। स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? स्क्रीन विजिबल है बच्चों आपको? फाइन, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे
कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 8 साल का, लॉस ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज यहाँ 4 साल का टाइम पीरियड है। इवन दो जगह हमारा 4-4 साल का टाइम पीरियड है। जो हमने बिजनेसेस डिस्कस करे थे 35 AD वाले बिजनेसेस जो डिस्कस करे थे, इसमें जो पीरियड है वो इनडेफिनेट पीरियड है, सेम लाइक इन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आपको इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडजस्ट करने को मिलेगा। तो 71B, 72, 73, 73A, 74 और हमारा 74A दे बेसिकली टॉक्स अबाउट द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को हम किस किस हित के साथ करेंगे और मैक्सिमम कितने पीरियड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट? जो अभी तक हमने डिस्कशन करा सेक्शन 70 और 71 ने बेसिक हमें आउटलाइन दी कि कब हम लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं और करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं है? किसी बच्चे को इनमें डाउट? नहीं। आप लोग का मॉड्यूल का पेज नंबर बताएंगे इस चैप्टर का मुझे? मिल गया। किसी बच्चे ने कुछ पूछना नहीं है? चलिए ठीक है। सेक्शन 70, सेक्शन 71, इसके ऊपर देयर इज अ क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके होमवर्क पे रहेगी। दैट वाज क्वाइट इजी, बहुत इजी है वो, क्योंकि उसके अंदर सेक्शन 70 के एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एडजस्टमेंट के बारे में नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। देखो एक्चुअली क्या है, ये कंसेप्ट सुनने में बहुत आसान लगता है, इसे एडजस्ट ही तो करना है, बट देयर इज अ पॉइंट कि किस इनकम के साथ आप उसको एडजस्ट कर रहे हो। अभी तो देखें, जिस तरह हम इंडिविजुअल की बात करें, इतना ध्यान रखेंगे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% का टैक्स रेट लगता है। सैलरी वाले एड में अगर आपका स्लैब चल रहा है, कई बार होता है सैलरी के साथ आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल जाएंगी। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं हम जिनको देख के चलते हैं, और जो असेसी के लिए, जो टैक्स पेयर के लिए मोस्ट एडवांटेजियस है, हम उन ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे अपने पास। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको सबसे पहले सैलरी हेड की इनकम दी है 260 की। हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है एक का, और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। अब एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ में दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 280 है, 60 की हमारी इनकम है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर पाएंगे? 60 एडजस्ट कर पाएंगे। और हमारे पास फिर भी लॉस में कितना बच जाएगा? 220 का लॉस हमारे पास में बच जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं? कितने का लॉस बनेगा? तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में क्या करेंगे, हर हेड वाइज लॉसेस और इनकम को लिखेंगे कि आप इसको किस हेड में क्लासिफाई करोगे। एक मेरे पास, मैंने अपने पास सारे हेड्स लिख लिए हैं, एक तरह से रफ नोट की तरह मैं वर्किंग बना रही हूँ, ताकि मेरे पास रहे कि मेरे को इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। सैलरी के हेड में मेरे पास इनकम है 260 की। हाउस प्रॉपर्टी में एक तो मेरे पास इनकम है 60,000 की और दूसरा लॉस है 280 का। तो मैंने यहाँ पर
सेम हेड एडजस्टमेंट करी, पहले आपने सेम हेड एडजस्टमेंट ही करनी है, फिर दूसरे हेड से एडजस्ट करने जाएंगे, ठीक है। बिजनेस में मेरे पास में आया एक तो नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। मैं सबको अलग अलग लिखूंगी, एक में मिक्स नहीं करूंगी। स्पेकुलेटिव की इनकम है, इसकी इनकम है मेरे पास में, और जो नॉर्मल बिजनेस वाला है उसमें लॉस है। अब क्या ये दोनों आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? इस चीज का आंसर कोई बच्चा दे सकता है मुझे? लोकेश, आप नो कह रहे हैं कि आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। कोई और बच्चा, क्या ये आपस में? सी भूमिका एंड लोकेश, जरा जिसको ध्यान से समझेंगे। स्पेक्युलेटिव का लॉस नॉर्मल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, बट जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है दैट कैन बी एडजस्टेड विद द स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। ये चीज समझ में आई कि आप नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है उसको एडजस्ट कर सकते हो स्पेकुलेटिव इनकम के साथ में, बट जो स्पेकुलेटिव का लॉस है वो किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हियर इट कैन बी एडजस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस horses। ये 1.5 लाख का लॉस है, कौन से हेड की इनकम बनेगी? ये आएगी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम, रेस हॉर्सेस लॉस। और इसको हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? इसको सेम हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, फिलहाल हमारे पास कोई इनकम नहीं है। अब दे आर सेइंग कि एग्रीकल्चर बिजनेस का लॉस है। क्या एग्रीकल्चर बिजनेस का लॉस हमें मिलना चाहिए? रूल इज दिस कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस वाला ये हमारी इनकम होती है एग्जाम्प्ट इनकम। जब एग्जाम्प्ट इनकम है यानी इसकी इनकम पे सरकार जब हमसे टैक्स नहीं लेती है, तो इसके लॉस पे क्या कोई भागीदारी रखेगी? जब इनकम में कोई हिस्सेदारी नहीं है तो लॉसेस में भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। दिस इज नॉट अलाउएबल। तो इस लॉस को कभी भी अलाउ नहीं करा जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा इन वैल्यू। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पर हम डालेंगे अपने पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस रहा था हमारे पास पे 30,000 और 1 लाख का। क्या ये आपस में परमिसिबल है, एडजस्ट हो सकते हैं? दे आर एडजस्टेबल और नॉट? बताएगी क्लास? तमन्ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ होगा, शॉर्ट टर्म वाला कैन बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म का लॉस अगर होता और लॉन्ग टर्म का गेन होता तो हम उसको एडजस्ट कर देते, बट जो लॉन्ग टर्म का लॉस है सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट होगा किससे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। सेम लाइक रेस हॉर्सेज है, इनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि इनको बिंग हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और दिस तो ये हमें अलाउ ही नहीं होगा। ये वाला पार्ट तो हमें अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर? लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम हमारी कौन सी इनकम होती है? कैजुअल इनकम। लॉटरी इनकम इज आर कैजुअल इनकम, और इसके साथ तो हम वैसे ही कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हम कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। अब वो बिजनेस अलग है, ये अब हॉर्स रेस है, ये भी कौन सी इनकम मानी जाएगी? कैजुअल इनकम कंसीडर करी जाएगी।
नेक्स्ट इज डिविडेंड इनकम फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक कंपनी। अब ये देखो, डिविडेंड इनकम अगर डोमेस्टिक इनकम कंपनी से होती है, दैट इज योर एग्जाम, वो हमारी कौन सी होती है, एग्जाम इनकम होती है। बट नॉन डोमेस्टिक कंपनी यानी फॉरेन कंपनी से हो रही है, तो जो फॉरेन कंपनी से हो रही है इट मीन्स ये टैक्सेबल इनकम होगी, और जब टैक्सेबल इनकम का लॉस है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो डिविडेंड इनकम इज, अगर डोमेस्टिक कंपनी लिखा होता तो ये नॉन टैक्सेबल होता, तो यानी डिविडेंड इनकम, ये जो सॉरी यहाँ पे लॉस आया 90,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 20,000, क्या ये 90 और 20 को मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ आपस में? इज इट एडजस्टेड? चलिए बताएंगे डिविडेंड इनकम के लॉस को क्या मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ? इज दिस परमिसिबल और नॉट? बोलो बच्चा पार्टी। यस यू कैन एडजस्ट, आप इसको आपस में एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ना तो ये कैजुअल इनकम है, ना ही रेस हॉर्स वाली इनकम है, ना ही एग्जाम इनकम है, ठीक है। तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो नेट सेल में मेरे पास क्या बचता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में जो मैंने देखा मेरे पास में इनकम फ्रॉम, ये तो मेरा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, सिंपल आपको नोट देना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, ये तो अलाउड नहीं होगा। ये आपकी इनकम रहेगी, इससे हम कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। नो लॉस कैन बी एडजस्टेड with this income। ठीक है, अब आइए 70,000 का लॉस इधर। नेट सेल में मेरे पास यहां से ये लॉस बचता है, यहां से जो इनकम बनती है ये, ठीक है। सैलरी, अब मेरे पास इनकम के नाम का क्या है, एक सैलरी है इनकम में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यहाँ, और बिजनेस लॉस है 1,10,000 का, ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ये समझ में आ रहा है ना कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसको हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जब वो हमारे पास है ही नहीं तो क्या उससे एडजस्ट करेंगे? यस, डोमेस्टिक की डिविडेंड इनकम एग्जाम होती है, नॉन डोमेस्टिक की डिविडेंड इनकम एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे पास इनकम है 270 की, यहाँ पर लॉस है 220 का, 110 का एक लॉस ये है, और 70,000। तो इनकम में देखूं तो इनकम मेरे पास में है दो, सैलरी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 2,60,000 और 30,000। और जो लॉसेस है मेरे पास में, लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी का 220 का, बिजनेस का 110 का, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो तो जब मैं तुम्हें बता रही थी ये लॉस कितने पीरियड तक आगे जा सकता है, कितने पीरियड तक आगे जा सकता है, उसमें हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस को हम कितने पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड इज दिस कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस किसको रहेगी एडजस्ट करने की, यानी हम सबसे पहले किसको एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट हम एडजस्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉस को, क्योंकि ये अगर एक बार डिसअलाउ हुआ फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा।
फिर हमारे पास बचता है हाउस प्रॉपर्टी का 220 और बिजनेस का 110। अब है कि जब आप किसी और हेड के साथ हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट करने जाते हो तो मैक्सिमम 2 लाख तक आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड अमाउंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ में से आप ऑप्शन ले सकते हो आपने किसको एडजस्ट करना है, बट अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट करने की रखते हो सोच, तो आपने पहले कितना रखना है, 2 लाख तक कर सकते हो, उसके आगे का आप नहीं कर पाओगे एडजस्ट। ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस में आपने अगर बिजनेस को देना है आप बिजनेस भी ले सकते हो, कोई ऐसा फर्स्ट सेक्शन है। हाँ, ये एक चीज है कि जो सैलरी के हेड से क्या बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं हम, सैलरी के हेड से क्या बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं? तो आपके पास अपने आप ही रिस्ट्रिक्शन निकल के आ जाएगा यहाँ पर। क्या है, मैंने आपको रूल बताया था, यस भावेश आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम सैलरी से अपने बिजनेस के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सैलरी हेड बचा, सैलरी हेड से मैंने सबसे पहले किसको एडजस्ट कर लिया है, लेट्स से मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले को एडजस्ट करा। तो जो मैं एडजस्टमेंट विंडो अपने पास बना के चलूंगी, इट गोइंग टू बी लाइक दैट, सैलरी मैंने ली 2,60,000 की, इससे मैंने एडजस्ट कर दिया सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख का। ठीक है, इसके बाद लेस मैंने सेट ऑफ कर दिया अदर सोर्सेस 60,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000, लेस सेट ऑफ जो अदर सोर्सेज वाला बचा 10,000 का, वो मैंने यहाँ अमाउंट ले लिया, लेस बिजनेस बिजनेस मेरा 20,000 एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर नील होगी इनकम, यहाँ पर इनकम नील होगी। अभी किसी बच्चे ने क्वेरी पूछी है, क्या कह रहे हो, सैलरी से नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस भी एडजस्ट। योगी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ उसी की बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट होगा, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। नॉन स्पेकुलेटिव वाला, हाँ नॉन स्पेकुलेटिव वाला नहीं होगा। ये रूल आपको बताया मैंने अभी जब मैं फोन से आपकी क्लास देखती बताई थी कि जो बिजनेस लॉस है नॉन स्पेकुलेटिव, वो सैलरी से और कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं। सी एक माइंडसेट लेके रखो ना, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है, अगर वो किसी के यहाँ काम कर रहा है और साइड बाय साइड बिजनेस भी उसने अपना ओपन अप कर रखा है, तो दे आर नॉट फीलिंग कि अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में या कहीं काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में कर रहे हो और साथ में अपना बिजनेस ले रखे हो, तो जाहिर सी बात है बिजनेस लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दे आर नॉट अलाउइंग इट कि भाई सैलरी की इनकम से आप अपने बिजनेस के लॉसेस को एडजस्ट कर सके। ऐसे तो फिर सारे एम्प्लॉयड पर्सन दिखा देंगे कि सबके बिजनेस चल रहे हैं और सब में लॉसेस आ रहे हैं, तो सरकार के पास टैक्स कहाँ से जाएगा। इज इट क्लियर होगी? ठीक है, अब आपके पास जो इसमें नेट में इनकम बचेगी, लास्ट में आपके पास सिर्फ ये एक ही इनकम बचेगी जिसके ऊपर टैक्सेस देने हैं, बाकी कैरी फॉरवर्ड वाले के साथ जाएंगे। जरा देखेंगे अपने पास, तो आपने भी अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से नोट दे के आना है। आपके एग्जाम में लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में 7 to 8 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले आप इंटर है आपने इनर हेड में एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में आप किसी और हेड में जाएंगे, पहले सेम हेड में एडजस्टमेंट करेंगे, फिर किसी और हेड से एडजस्ट करेंगे।
इलस्ट्रेशन 3 और 4 आपके होमवर्क में होंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं। हाँ, एक इसके अंदर एक पॉइंट था जो मुझे आपसे यहाँ डिस्कस करना था कि आपका ऑर्डर क्या रहेगा सेटअप ऑफ लॉसेस का। सबसे पहले आप करंट ईयर की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे साइंटिफिक रिसर्च के, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग करेंगे, जितने परसेंट अलाउड है 1/5 करके जो अलाउड है वैसे करेंगे। फिर उसके बाद आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आपका अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन आएगा। फिर भी कुछ प्रॉफिट बच जाते हैं, देन यू विल एडजस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और उसके अलावा भी कुछ बच जाता है तो आप अनऑब्जर्व एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग करेंगे। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, 3, 4 और 5, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, इन सब में अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, देयर इज नो टाइम बाउंडेशन। जो बिजनेस लॉस है देयर इज अ टाइम बाउंडेशन ऑफ 8 years। तो इसी करके इसको प्रेफरेंस पहले दी है कि पहले आप इसको एडजस्ट करो, बाद में इन सबको एडजस्ट करना है। इवन यहाँ पर जो सेक्शन 80 है हमें उसने बोला है कि भाई आप अगर लॉस की रिटर्न टाइमली सबमिट करेंगे, अगर आप लॉस की रिटर्न टाइमली सबमिट करेंगे तभी हम इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना आपका अलाउ करेंगे। कैरी फॉरवर्ड के साथ जो सेट ऑफ है वो भी परमिसिबल माना जाएगा। यानी कैरी फॉरवर्ड या लॉस अगर आपको होता है तो आपको ऐसे ब्लाइंडली नहीं मिल जाएगा, ये भी आपको तभी मिलेगा ये आपको तब अलाउ करे जाएंगे अगर आपकी रिटर्न टाइमली फाइल हुई होगी, जो कि इनकी डेट है, जैसे 31 जुलाई है, 30 सितंबर की डेट है। अगर विद इन दैट ड्यू डेट्स आपने भरी है अपनी रिटर्न, तभी आपको ये लॉस का कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया जाएगा। बट देयर इज अ एक्सेप्शन कि अगर आपके पास लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है और आपने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करी है, बट स्टिल हम उसको आपको अलाउ करेंगे। इवन अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी है तो भी उसका कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउ किया जाएगा। तो एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कब ये वाले लॉसेस एक्सेप्शन में आप इनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, इवन इफ द रिटर्न इज नॉट टाइमली फाइल। तो नेक्स्ट आपका हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो यू कैन रीड इट आउट। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक से आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। इलस्ट्रेशन 8 आप प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने पॉइंट्स को, ये सारे लॉसेस को इन्होंने 1 by 1 करके पॉइंट्स को डिस्कस करके नीचे क्वेश्चन दे रखा है। मेन ये वाला पार्ट हमने डिस्कस करना है, सेक्शन 78, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ फर्म ऑन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस चीज को समझो, सिर्फ एक यही समझने वाला टॉपिक है, बाकी तो ये आप रीड आउट भी कर लेंगे। तो देयर आर सर्टन सिचुएशंस जो इन्होंने दे रखी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर उसमें कोई लॉसेस हैं और उसका हैंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ए पार्ट से बी पार्ट तक चली गई है। क्लोजली हेल्ड कंपनी, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होंगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगी। कह रहे हैं कि अगर इनकी 51% वोटिंग पावर सेम नहीं रहती है, अगर इनकी 51% वोटिंग पावर सेम नहीं रहती जिस साल लॉस इनकर हुए थे और जिस साल ये सेट ऑफ करने जा रहे हैं, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज आ गया है और 51% तक सेम नहीं है, इन दैट केस आप कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो ही आप लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो। इवन अगर ये 51% का चेंज हुआ है ड्यू टू सम डेथ, किसी पर्सन की डेथ हो गई है, या बाय गिफ्ट आपने दे दिया अपने शेयर्स किसी को, अमेलगमेशन डिमर्जर है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, कंपनी डिस्ट्रेस है कि एनसीएलटी ने ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई है कंट्रोल में, इन दैट केस अगर 51% की आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम आपको लॉसेस एडजस्ट करने देंगे। ठीक है, और दिस सेक्शन 79 अप्लाइज टू ऑल लॉसेस। इवन अगर कोई कैपिटल गेन का लॉस है वो भी आपको परमिसिबल तभी होगा अगर 51% की शेयर होल्डिंग सेम रहेगी। नेक्स्ट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमेलगमेशन, डिमर्जर और सक्सेशन। सी इन सब में रूल में यही बात एक नई लिखी हुई है
कि भाई आपको जो लॉसेज है नई कंपनीज को भी मिल जाएंगे, जो भी एमैलगमेटेड नई कंपनी बन रही है, डिमर्ज होके डिमर्ज कंपनी के साथ में रिजल्टिंग कंपनी नहीं मिलती है, उसको उसका शेयर मिल जाएगा लॉसेज का। इवन सक्सेशन हो रहा है तब भी आपको हम लॉसेज एडजस्ट करने देंगे। देयर आर सर्टेन कंडीशन, जो इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है, अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ही हम लॉसेज एडजस्ट करने देंगे, अदरवाइज वो लॉसेज एडजस्ट करने नहीं दिए जाएंगे। एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है इन कंडीशन में, यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ रीड ऑफ इट। ना ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट, जनरली ऊपर वाले पार्ट पे ही वी एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन। एक ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक जो भी हम समझेंगे अभी सेक्शन 78 में, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, इन पे वी एक्सपेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को समझेंगे। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब इसमें बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, ए बी और सी, एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी। अब इसमें से ए छोड़ के जा रहा है फर्म में, ये इसको छोड़ के जा रहा है, रिटायर कर रहा है या रिजाइन कर रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब इस फर्म में है लॉसेस, इस फर्म में है लॉसेस, लेट्स से 10 लाख का लॉस है, तीनों का इक्वल शेयर है, मैं थोड़ा राउंडिंग ऑफ करके ले लेती हूँ, 9 लाख का ले लेते हैं, तीनों का इक्वल शेयर है प्रॉफिट और लॉसेस में, तो 3 लाख का लॉस इसका हुआ, 3 का इसका हुआ, 3 का इसका हुआ। अब जब ये रिटायर होके जाएगा, ये अपने कैपिटल अकाउंट में, इसके कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था लेट्स से 5 लाख का, 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 3 लाख का लॉस आया, इन दी एंड इसको कितने पैसे मिले, ये 2 लाख लेके पार्टनरशिप छोड़ के चला गया। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं देखो ये पार्टनरशिप फर्म को तुमने इसको 5 लाख के बदले कितने दिए, 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख का नुकसान इसने ए ने अपना मान लिया और ये अपना घर चला गया, तो हम तुम्हें ये 3 लाख का लॉस जो कि ये जाने वाला पार्टनर है, इसका हम लॉस तुम्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि अगर तुम्हारा कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, अपना कोई लॉस लेके मान के खत्म कर देता है बात को, तो उसके हिस्से के लॉस को पार्टनरशिप फर्म यूज नहीं कर सकती है। तो अब जो पार्टनरशिप फर्म यूज करेगी, अब पार्टनरशिप फर्म एबीसी कंपनी के पास में जो लॉस होगा सिर्फ 6 लाख का बिजनेस लॉस होगा, विच कैन बी सेट ऑफ, जिसको वो सेट ऑफ कर सकती है इंस्टेड ऑफ पूरे 9 लाख। फर्स्ट रूल इज दिस। ये बात समझ में आई कि जब भी कोई पार्टनर जाएगा, अगर कोई लॉस होगा तो उस लॉस को पार्टनरशिप फर्म एडजस्ट नहीं कर सकती, सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। ये पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर इसमें मैं जुड़ा दूसरा पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपने इस चीज में समझनी है, नेक्स्ट चीज समझेंगे, जो लेट्स से ये पार्टनर मैंने पहली डेट ली कि 1 अप्रैल को छोड़ के चला गया। नाउ आई एम टेकिंग अ केस, अगर ये पार्टनर जा रहा है 1 अक्टूबर को, हमें पता है कोई पार्टनर अगर मिड ऑफ द ईयर या किसी भी टाइम पे पीरियड में जाता है तो देयर इज अ रूल कि हम उस डेट तक का 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक, इस पीरियड तक का हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, एक एस्टिमेट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा भी उसे दिया जाता है। ये चीज पढ़ी है कि नहीं आप लोगों ने अपने अकाउंट्स में या पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, कि करंट ईयर का हम पीएनएल बनाते हैं और उसका करंट ईयर का प्रॉफिट का भी जो हिस्सा होता है प्रोपोर्शनेटली उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर रूल दूसरा ये कहता है कि मान लो ये करंट ईयर के प्रॉफिट्स आए, पार्टनरशिप फर्म में करंट ईयर में प्रॉफिट आया
3 लाख का, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है अप टू अक्टूबर तक का। तो इसमें ए, बी और सी, ए का शेयर कितना हो गया, 1 लाख का ए का शेयर हो गया। तो अब इन्होंने कहा कि अगर ये जाने वाला पार्टनर करंट ईयर का कुछ प्रॉफिट का हिस्सा लेके जा रहा है, 3 लाख का लॉस बुक कर रहा था पहले, 1 लाख का आ गया प्रॉफिट, तो ऐसे सिनेरियो में हम इस पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख का लॉस सेट ऑफ अलाउ कर देंगे। ये चीज समझ में आई मैंने क्या कहा, कि अगर जाने वाला पार्टनर करंट ईयर का कुछ प्रॉफिट लेके जा रहा है अगर, तो अब पार्टनरशिप फर्म को जो अलाउ किया जाएगा, अब जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ कराएगा, पहले 6 लाख तो मिल रहे थे, तो अक्टूबर के हिसाब से अक्टूबर के हिसाब से 1 लाख और अलाउ हो जाएंगे, ये भी बी करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन टू ए। तो यानी टोटल आप इस पार्टनरशिप फर्म को 7 लाख का लॉस सेट ऑफ करने को मिलेगा। इज दिस रूल क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताएंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आई हो पूछ लो, दोबारा रिपीट कर दूंगी। लोकेश के अलावा किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ क्या भाई? रिया आपने कहां तक सुना, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, एक बार अनम्यूट करके बताएं आपने कहां तक पकड़ में आया, कहां तक नहीं आया। आई वॉन्ट अ इंटरेक्शन सो दैट आई कैन नो कि क्या चीज है जो आया है। रिया अनम्यूट करें। रिया वही मैं आपको कह रही हूँ, एक बार प्लीज अनम्यूट करके डायरेक्टली कम्युनिकेट करो मेरे से। अब लास्ट पॉइंट तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। या मैं आपके अनम्यूट होने का वेट कर रही हूँ। इसके अलावा कोई बच्चा जिसको पूछना है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करे और मेरे से बात करें, डायरेक्टली इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। टिया अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने पहले वाले केस में आपको बताया था कि बी और सी का लॉस एडजस्टेबल था पहले वाले केस में, 3 लाख 3 लाख 6 लाख, टोटल हमने 6 लाख का एडजस्ट करा था कि हम 6 लाख के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। बी और सी है पार्टनरशिप फर्म में बच रहे हैं, तो बी और सी के लॉस को ही पार्टनरशिप फर्म लेकर जाएगी। हमने फिर बोला, मैंने डेट चेंज करी कि लेट्स से मान लेते हैं ये पार्टनर छोड़ के जा रहा है 1 अक्टूबर को, और हमने रूल पढ़ रखा है पार्टनरशिप में होता क्या है, जब भी पार्टनर छोड़ के जाता है, जिस भी दिन छोड़ के आता है उस दिन तक का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद उस पे करंट ईयर का प्रॉफिट डिटरमिन करा जाता है और उस पार्टनर को उसका करंट का भी हिस्सा दिया जाता है अप टू द डेट तक, जब तक वो छोड़ के नहीं जा रहा, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन तक। तो यहाँ पर अगर करंट ईयर के प्रॉफिट्स में 3 लाख का अमाउंट आया तो ए को कितना हिस्सा मिला, 1 लाख का पॉइंट मिला, 1 लाख का हिस्सा मिला। तो इन दैट केस तो जो ए को 1 लाख का प्रॉफिट मिला था, तो जो हम उसका 3 लाख का लॉस लैप्स कर रहे थे कि हम पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं करेंगे, अब वो हम 1 लाख इस फर्म को अलाउ कर देंगे, ये बीइंग अ पार्ट ऑफ ए, जो ए का पार्ट का है,
जो पार्टनर ए का हिस्सा है वो भी हम उसे अलाउ कर रहे हैं। इवन अगर मैं इसी में ही केस लेके चलूं और यहाँ प्रॉफिट मैंने ले लिया अगर 12 लाख का, तो ए को कितना हिस्सा मिला? 4 लाख का हिस्सा मिल गया, 4 लाख का पार्ट मिल गया। अब इस सिनेरियो में 6 लाख तो मिलेगा। अब 4 लाख नहीं करेंगे, हम पूरा 3 लाख अलाउ करेंगे। हम पूरा 3 लाख अलाउ कर देंगे कि 3 लाख का लॉस था, 4 लाख वो लेके जा रहा है, तो पूरा का पूरा 3 लाख विल बी गिवन टू द पार्टनरशिप फर्म कि अब आप इस पार्टनर को दे सकते हो। जो पार्टनर ए का लॉस है अब आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। इज दिस क्लियर कि नहीं? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? इवन अगर ये 5 लाख वाला अगर इसका प्रॉफिट आता है 166 का अमाउंट बनता है, तो इन दैट केस दिस विल बी अलाउड। तो एक बार आप ये अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 अटेम्प्ट करें। इवन जो ये लॉसेस की बात कर रहे हैं, इसमें है कि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो रूल है ये हमारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बाकी हर टाइप के लॉस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इलस्ट्रेशन 11 फटाफट से एक बार अटेम्प्ट करके देखेंगे। PQR पार्टनर्स हैं, 1:1:2 की रेशियो है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइंड फॉर्म्स नेट इनकम assuming that the salary and interest are not paid to partners. नेट इनकम ऑफ द फर्म इन द असेसमेंट ईयर 1920 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 -120 है, जिसमें से एडजस्टेड डेप्रिसिएशन, अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन यानी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज ऑफ 40,000 on 31st May R retires from the firm and the other partners carry on the same business. तो इस बिजनेस में जो लॉसेस में हिस्सा रहेगा वो आप लॉस का हिस्सा प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे। The firm income for the assessment year 2021 before adjusting the aforesaid loss and depreciation is 1,20,000. तो फर्म इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर करंट ईयर का आपको इनकम दे दी है। अब मेरे को इसमें से कोई बच्चा बता सकता है कि आर का शेयर कितना है? आर का शेयर कितना है लॉस का? आर की कितनी प्रोपोर्शन है? उसकी रेशो क्या है आर की? 2/4। लॉस का कितना हिस्सा हुआ आर का? टोटल बताइए उन्होंने। बिजनेस फर्म का जो लॉस है 120 का लॉस है, बट इसमें 40,000 का डेप्रिसिएशन भी है। 40,000 का डेप्रिसिएशन आपने हटा दिया, बिल्कुल सही निकाला है भावेश ने कि 120 का अगर बिजनेस लॉस है और उसमें 40,000 अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो नेट बिजनेस लॉस कितने का हो गया? नेट बिजनेस लॉस इज ऑफ 80,000 और 2/4 अगर हमने आर के लिए करा, इट इज गोइंग टू बी 40,000। आर का प्रोपोर्शनेट कितना आया? 40,000 का आया। और ये जो रूल अभी हमने पढ़ा कि हम आर का हिस्सा बिजनेस लॉस का अलाउ नहीं करेंगे, तो हमने यही पढ़ा कि बिजनेस लॉस हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर लेट्स से 1 अप्रैल को छोड़ के जा रहा होता ये, तो सीधा एक जो 40,000 का अमाउंट है वो ये फर्म एडजस्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है। बट जो ये 31 मई को छोड़ के जा रहा है, अगर ये 31 मई को छोड़ के आ रहा है, यानी 2 महीने के लिए तो पार्टनर था, 2 महीने के लिए तो पार्टनर था। तो जो करंट ईयर है 1920, इसकी इनकम इन्होंने 120 दी है। इसकी इनकम कितनी दी है? 120।
तो ऐसे केस में हम इनको लेके चलते हैं मंथली बेस पे। 2 महीने के लिए रहा तो 120 के लिए 120 के हिसाब से आर का करंट ईयर का प्रॉफिट में कितना हिस्सा है ये निकालेंगे। ओल्ड ईयर का लॉस, 80,000 का बिजनेस लॉस और 40,000 का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का प्रॉफिट 120 थ्रू आउट द ईयर का है। हमें चाहिए आर का प्रोपोर्शन 2 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने 2 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला। 2 मंथ्स का प्रॉफिट आया 20,000 का पी क्यू और आर का हिस्सा। इसमें सीधा आर का निकाल लेते हैं 2/4, इसमें आएगा 10,000 और यहाँ पर जो आर का प्रोपोर्शन आ रहा था तो लॉस था 40,000 का, लॉस था 40,000 का, इनकम कितनी करंट ईयर की 10,000 की। तो इन्होंने अब क्या बोला, हमारे को जो रूल 2 हमने पढ़ा था कि अप टू आर का जो लॉस लैप्स हो रहा था वो सेटअप कितना हो सकता है अप टू ₹10,000 ओनली। बाकी पार्टनरशिप फर्म के पास में 10,000 तो आर के आगे, बाकी रेस्ट पी और क्यू, बाकी पी और क्यू का जो प्रोपोर्शन है पी और क्यू का 20-20 हजार मिलेगा, यानी टोटल हो गया 50,000 का, जो पार्टनरशिप फर्म अब लॉस को यूज कर सकती है। और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 40,000 की। ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोग को? सेम चीज है अभी जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाई थी, वही चीज है यहाँ पर। नया इसमें कुछ लग रहा है आपको? देखेंगे आप प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। 1,20,000 की इनकम, 50,000 का अमाउंट जो अभी हमने अपना निकाला कि किस तरीके से है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 40,000 की, 90,000 का लॉस दे कैन बी एडजस्टेड, तो 30,000 की फर्म की टोटल इनकम रहेगी। बाकी रेस्ट आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इसमें आप रीड करेंगे, देयर नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस, इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे। कुछ इशू होगा तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ ये है क्लबिंग ऑफ इनकम का। क्लबिंग ऑफ इनकम वाला टॉपिक जरा ध्यान से सुनेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम का टॉपिक बेसिकली कहता है कि एक पर्सन की इनकम को हम दूसरे पर्सन की इनकम में डालेंगे, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम इनकम की बात करते हैं तो लोग बेसिकली कर क्या रहे थे, कुछ लोगों ने इस तरह की टैक्स प्लानिंग करनी शुरू करी। लेट्स से मिस्टर ए है, इनकी सैलरी इनकम है 6 लाख की, इनके पास अदर सोर्सेज की कुछ इन्वेस्टमेंट की इनकम है लेट्स से 5 लाख की, टोटल इनकम होगी 110 1,10,000। और जब स्लैब लगा के देखा 11 लाख की इनकम होगी। जब हमने स्लैब लगाया पहले 2.5 लाख तक, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5% जो कि बन गया आपका 12,500, फिर रेस्ट इस पे 20% 1 लाख, 1 लाख के ऊपर बैलेंस जो बैलेंस अमाउंट बच गया उस पर 30%,
142,500 का इसका टैक्स का अमाउंट बन गया। ठीक है, अब इसने ये करा कि भाई क्यों ना ऐसा करूं, ये जो 5 लाख वाला अमाउंट है, ये जो अदर सोर्सेज की इनकम है, मैं अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दूं। तो इसने क्या करा, अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी 5 लाख। अब इसके पास इनकम कितने की बची, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख की। जब 6 लाख की इनकम बची, यहाँ बैलेंस 1 लाख के ऊपर, इसका टैक्स अब कितना बना, 32,500 का, जबकि पहले 142,500 का बन रहा था। और यहाँ इनके स्पाउस की इनकम पे टैक्स बना है यहाँ पर 12,500। अगर इन दोनों को क्लब भी कर लिया जाए तब भी इनकम टैक्स कितने का बना, 45,000 का, और पहले का बन रहा था 142,500 का। स्टिल देयर इज अ सेविंग, ऑलमोस्ट ₹1,00,000 की सेविंग होगी। तो लोगों ने इस टाइप की प्लानिंग शुरू कर दी, जिस करके इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा गया कि अगर कोई पर्सन अपनी इनकम ट्रांसफर करेगा, अगर कोई पर्सन इनकम ट्रांसफर करेगा विदाउट ट्रांसफरिंग दी एसेट, ठीक है, तो हम उसकी इनकम क्लब कर देंगे। तो यानी कि अब मिसेज ए के पास अगर इनकम जा भी रही होगी तो इनकम टैक्स वाले उसे ठाके किस में डाल देंगे, मिस्टर ए की इनकम में डाल देंगे, और वापस से उनके ऊपर वही हिसाब से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जो मोटिव था बेसिकली वो डिफीट हो गया उनका, गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स पहुंच गया। अब बेसिक इंटेंशन है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो रहा था कि वो अब टैक्स रेवेन्यू का लॉस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इन्होंने मोड डाला कि अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी, अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफरर के हैंड में उस इनकम को ले जाएंगे। दूसरा, पहले बोला किसी एसेट के बिना सिर्फ इनकम ट्रांसफर करें। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर वो एसेट ट्रांसफर कर दिया, आपने वो एसेट ट्रांसफर कर दिया, एसेट ट्रांसफर करने के साथ में इनकम भी दे दी उसको। लेट्स से पहले क्या था, जो इन्वेस्टमेंट थी मिस्टर ए के नाम पे थी, बट इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि मिसेज ए के नाम पे इनकम सारी चली जाए, उनके अकाउंट में इनकम जाए, वैसे जा रही थी। इन्वेस्टमेंट ए के नाम की थी तो इन्होंने कहा क्लबिंग होगी। ठीक, अब मिस्टर ए ने क्या करा, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने नाम से हटा के मिसेज ए के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दी डायरेक्टली, और इनकम किसके हैंड में आ रही है, मिसेज ए के हैंड में इनकम अब आ रही है। इवन इन दैट केस वो क्लबिंग की जाएगी, बट कंडीशन यहाँ पर है कि वो ट्रांसफर कैसा है, रिवोकेबल ट्रांसफर है या इरिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल ट्रांसफर जो ओवर अ टाइम पीरियड, जिसमें मिस्टर ए के पास में पावर रहेगी, वो कभी भी उस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रिज्यूम कर सकते हैं या उस एसेट को वापस ले सकते हैं। इरिवोकेबल का मतलब होता है कि आपने एक बार ट्रांसफर कर दिया तो कर दिया, उस पर्सन की होगी एसेट, अब आपकी कोई इंटरवेंशन उसमें नहीं रहेगी। तो जब भी कोई पर्सन टैक्स बचाने की इंटेंशन से अपने एसेट को ट्रांसफर करता है तो कहीं ना कहीं ये चीज का ध्यान रखता है कि सामने वाला उस एसेट को मिसयूज ना कर ले। तो वो कुछ एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉज डालता है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी का कुछ भी करने से पहले मेरे से डिस्कशन करेंगे, अगर आपने मेरे से डिस्कस करे बगैर इस एसेट को ट्रांसफर करने की करी कोशिश तो ये इनवैलिड कंसीडर करा जाएगा और मैं वापस से इस एसेट का ओनर बन जाऊंगा। तो अगर ऐसे कुछ क्लॉजेस डले हुए हैं जिसमें वो पावर दोबारा रिज्यूम हो जाती है ए के पास में, तो उसे हम कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। और इरिवोकेबल ट्रांसफर जब आपने एक बार दे दिया तो दे दिया। तो जब इरिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो देयर विल बी नो क्लबिंग। तो यहाँ पर एक आएगा ट्रांसफर ऑफ इनकम विद एसेट और विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। ठीक है, अगर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट है तो क्लबिंग होगी, विद एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो अब आपने ट्रांसफर का नेचर देखना है, रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है। रिवोकेबल है तो देयर विल बी क्लबिंग, अगर इरिवोकेबल है तो नो क्लबिंग। इवन अगर आपने अपना एसेट ट्रांसफर करा है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन,
उस पर्सन की लाइफ टाइम तक के लिए करा है, लाइफ टाइम बेनिफिशियरी के लिए। लेट्स से मैंने अपनी मदर को एक एसेट ट्रांसफर कर दिया है और इररिवोकेबल ट्रांसफर है, और मैंने कह दिया कि जब तक ये लाइव रहेंगी तब तक जो भी इस एसेट से इनकम का बेनिफिट आएगा मेरी मदर के पास मिल जाएगा। तो टिल दैट लाइफ टाइम, अगर जिसे जब वो मान ले एक्सपायर हो जाती है तो एसेट वापस से किसके पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। तो इस ट्रांसफर को आप इस ट्रांसफर को रिवोकेबल कंसीडर नहीं करोगे, इरिवोकेबल ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तक द पर्सन इज द बेनिफिशियरी, वही पर्सन क्या रहेंगे, बेनिफिशियरी रहेगी उस एसेट की। ठीक है, तो इन दैट केस अगर देखते हैं मिस्टर ए ने अपनी मदर को एसेट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अपनी मदर को एसेट ट्रांसफर कर दिया, लाइफ टाइम बेनिफिशियरी बना दिया कि जब तक लाइफ टाइम उनकी लाइफ रहेगी तब तक वही बेनिफिशियरी रहेंगी। और इन केस मिस्टर ए की मदर एक्सपायर कर जाती है 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को अगर वो एक्सपायर कर जाती है, इन दैट केस 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक की इनकम तो उनके मदर के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, और उसके बाद की जो इनकम होगी टिल मार्च तक की वो मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो लाइफ टाइम बेनिफिशियरी रहेंगे उस केस में भी उसे इरिवोकेबल ही कंसीडर करा जाएगा, रिवोकेबल नहीं माना जाएगा। ये पार्ट क्लियर कि नहीं, जो मैंने आप लोग को समझाया अभी? और जब हम इनकम की बात करेंगे कभी भी, तो इनकम मींस नेगेटिव इनकम एज वेल। इवन अगर कोई लॉस होता है तो लॉस भी क्लब किया जाएगा, सिर्फ इनकम इनकम नहीं होती, लॉस भी क्लब किया जाएगा। इवन अगर कोई आपने रिवोकेबल ट्रांसफर करा था 1 अप्रैल 61 से पहले तो उसे भी इरिवोकेबल ही कंसीडर करा जाएगा। दीज आर द एक्सेप्शन। तो आप एक बार रिवोकेबल की डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, एक अटेम्प्ट में आपसे सिर्फ रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन ही पूछी गई थी। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक रेम्युनरेशन टू स्पाउस। अब एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं अब ये जो रेम्युनरेशन टू स्पाउस वाला सिनेरियो कब अराइज होगा। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मिस्टर ए है, इनका बिजनेस है, बिजनेस से इन्होंने इनकम ली 5 लाख की। नाउ अब ये मिस्टर ए इस बिजनेस में अपनी सैलरी तो डाल नहीं सकते, इन्होंने मिसेस ए की सैलरी बढ़ा दी, एक्सपेंस डाल दिया सैलरी का 3 लाख का। तो यहाँ पर नाउ मिस्टर ए हैव टू जस्टिफाई कि जो मिसेस ए को सैलरी, ऐसा नहीं है कि नॉट अलाउड है, आप कर सकते हो, सैलरी देना चाहो अपने स्पाउस को दे सकते हो, बट उसके पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर मिसेस ए के पास में वो क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, या कुछ एक्सपीरियंस है, या कुछ कॉम्पिटेंसी है, तो ये 3 लाख का एक्सपेंसेस जस्टिफाइबल, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके पास में ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और फिर ये 3 लाख का एक्सपेंस अगर असेसिंग ऑफिसर को, जो टैक्स ऑफिसर है, उसको दिखता है तो वो इस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देगा और 5 लाख की इनकम वापस ले आएगा और उस पर टैक्स पे करवाया जाएगा। सीधी साफ बात है कि अगर आपके पास जो स्पाउस को अपने रेम्युनरेशन दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन है, उसके पास कॉम्पिटेंसी है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, दैट इज परमिसिबल। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये तो प्रोप्राइटरी बिजनेस की बात करी, ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में बेसिकली लोग इसको पार्टनरशिप फर्म में या कंपनीज में कई अपनी ज्यादा बन रही होती है तो उस इनकम को बचाने, जैसे खुद की इनकम ज्यादा बन रही है, खुद की इनकम पार्टनरशिप फर्म से 10 लाख की बन गई है,
10 लाख के ऊपर टैक्स देना नहीं चाहते, तो उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को इंस्ट्रक्ट कर दिया, आधी सैलरी मुझे दे दो, आधी मेरी स्पाउस को दे दो। ठीक है, कंपनी के अंदर हो गया, बीइंग अ डायरेक्टर आपको हेवी रेम्यूनरेशन मिल रहा था, आपने उतना टैक्स पे नहीं करना, आपने वहां पर कर दिया। तो अगर आप देखिए, ये आपकी से कब चलेगी, जब आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा। जब उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, इन दैट केस ही ये लोग आपकी बात सुनेंगे, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट की पर्सन होंगे, तभी आपकी बात मानी जाएगी। और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब माना जाता है, कि अगर आपकी वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग 20% से ज्यादा की हो, वोटिंग पार्ट 20% से ज्यादा की हो, तब वो आपकी सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन दैट केस दे बोला, भाई अगर ऐसा कहीं से पार्टनरशिप फॉर्म से ले रहे हैं और ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तब तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई भी क्लबिंग किसी भी तरह की हो भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो 20% है, पहले तो 20% की हमने बात करी, 20% 1% का नहीं माना जाएगा। इवन अगर उसके रिलेटिव्स ने भी ले रखी है होल्डिंग, लेट्स से ए के पास है, उसके फादर के पास है, उसकी वाइफ के पास है, उसके बच्चों के पास में है, तो अगर इन सबके पास में ऐसे 5, 4, 2, 3, 1 इस तरह का भी प्रपोर्शन है, और वो एग्रीगेट में 20% से ज्यादा बन गया है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड कंसीडर करी जाएगी। ठीक है। अगर मान लो स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का एक कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, लेट्स से एक पार्टनरशिप है या एक कंपनी है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों ही शेयर होल्डर है, दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में हम किसके में क्लबिंग करेंगे? तो इन्होंने ये बोला कि अगर तो ये टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वाला कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस केस में आपने देखना है, जिससे मिस्टर ए है, ये मिसेस ए आई, इनकी जो ये रेम्युनरेशन ले रहे हैं कंपनी से, ये 5 लाख की रेम्युनरेशन ले रहे हैं, ये 6 लाख की रेम्युनरेशन ले रहे हैं। इनकी अदर सोर्सेज की कमीशन वगैरह वाली इनकम जो है, इसकी कमीशन की इनकम है 2 लाख की, इनकी 1 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 3 लाख की, यहाँ पर 8 लाख की है। इन दैट केस, अब ये दोनों लोग ही हैं, मिस्टर और मिसेस, दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी में, कॉम्पिटेंसी दोनों के पास ही नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, ना ही प्रोफेशनल कोई डिग्री की दोनों के पास में है। ठीक है, तो इन केस में कहते हैं कि आप ऐसा करोगे, बाकी इनकम्स को देखोगे, इस सैलरी वाली इनकम को नहीं देखोगे, बाकी इनकम को देखोगे। इसका टोटल होता है 5 लाख, इसका टोटल होता है 9 लाख, तो किसकी इनकम हायर है? मिसेस की इनकम हायर है। तो ऐसे केस में जो ये 5 लाख वाली सैलरी है, वो किस में डाल दी जाएगी? मिसेस के हैंड में क्लब कर दी जाएगी ना। ये जो मिसेस है, मिसेस ए की इनकम कितनी बनी जाएगी? 9। इस हिसाब से आप जज करो। तो मिसेस की इनकम 20 होगी, इनकी इनकम जो नॉर्मल अदर वाली है वो 5 की कंसीडर करी जाएगी। इज इट क्लियर? अगर दोनों के दोनों रेम्युनरेशन में ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों के पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपने इस तरीके से जज करना है। और अगर इसके अलावा इनके पास कोई और इनकम नहीं है, अब इनके पास और कोई इनकम है ही नहीं, लेट्स से ये इनकम है ही नहीं, तो इन दैट केस देयर विल बी नो क्लबिंग। ये 5 के ऊपर टैक्स देंगे, ये 6 के ऊपर टैक्स देंगे, सिंपल सी केस। एक बार ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे, जल्दी से एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। मुझे अब इसमें आंसर दें किसमें क्लबिंग होगी।
कमॉन क्लास, बताओ किसमें क्लबिंग होनी चाहिए, राम में या मिसेस राम में? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ओके, भूमिका का आंसर आया मिसेस राम में होगी। करेक्ट, करेक्ट। विशाल ने भी दिया, कीर्ति करेक्ट। बाकी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड लोकेश, भावेश का भी आंसर ठीक है। राइट, दिस कंसेप्ट इज क्लियरली अंडरस्टूड। Now case number 3, illustration number 3, same thing is this is your homework question now. अब यहाँ पर this you have to keep in your mind. 15 और 6 21 हो गया, 3 और 17 20 हो गया. In case number 3, 18 plus 1, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए हम एग्रीगेट करते हैं. पहली चीज मैंने बताया था, रिलेटिव्स की भी आप पोजीशन देखोगे. मिस्टर ओम के लिए भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बन जाएगा जब वो मिसेस ओम की होल्डिंग को ऐड करेंगे. इवन केस 2 में भी, इवन केस नंबर 3 में 19% बनेगा. तो क्या 19%, जहाँ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही, कोई क्लबिंग का क्वेश्चन आना चाहिए इसमें? मुझे बताएंगे कि 19% में क्लबिंग होगी? वेरी गुड कीर्ति. ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ क्लबिंग. This illustration number 4 you'll do on your own. 3 और 4 आपके होमवर्क में है. नाउ आप थोड़ी थोड़ी बातें हैं, हम एक एसेट ट्रांसफर और स्पाउस के बीच में रखेंगे डिस्कशन. नाउ प्रोविजन इज हियर कि अगर एक स्पाउस मतलब मिस्टर ए अपनी मिसेस ए को एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को कर रही है, वाइस वर्सा, दोनों केस पॉसिबल है. और उस ट्रांसफर के बदले ना तो उन्होंने कोई पैसे लिए, यानी कि इनएडिक्वेट ट्रांसफर, कोई पैसे भी नहीं लिए, या जो पैसे लिए वो कंप्लीट पूरे पैसे नहीं लिए. जिसे हम लोग ने ना, विशाल क्या एडजस्ट करने का पूछ रहे हो? विशाल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और मेरे से सीधा डायरेक्टली पूछो क्या क्वेरी है आपकी. विशाल अनम्यूट करके जल्दी से पूछो, टाइम जा रहा है. आई हैव टू कीप कंप्लीट दिस टॉपिक एज वेल. मैम हेलो. इसमें अगर हस्बैंड वाइफ दो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशन में दे आर गेटिंग सैलरी, ठीक है. जैसे कि पहला केस ये है, सेम केस ऐसा और हो, और वहां पर एडजस्टमेंट कैसी होगी अकॉर्डिंगली? वहां पर दोनों जगह पे ऐसी सेम कंसीडर करेंगे या एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे कंसीडर करके उसमें क्लब कर दिया जाएगा? सी आप देखोगे, रूल इज वेरी सिंपल कि आप दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट चेक करो. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर दोनों का है और उनके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये जो हम काम कर रहे हैं, तब दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो क्लबिंग का क्वेश्चन आता है. अगर दोनों ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, लेट्स से दोनों ही इंजीनियर के पास एक्सपीरियंस है, तो क्लबिंग का कोई क्वेश्चन नहीं होगा. पहली चीज तो ये समझेंगे हम. अगर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, स्टिल दे आर गेटिंग सैलरी, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट में आप यही देखोगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहे हैं, लेट्स से ए कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, बी कंपनी से भी सैलरी ले रहे हैं, तो बी कंपनी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखेंगे कि बी से जो सैलरी लेने के अलावा कोई और सैलरी या कोई और इनकम का इनके पास सोर्स है, तो वो हायर कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप क्लबिंग कर दोगे. ऐसे फिर ए के पर्सपेक्टिव बाकी
इनकम में हायर कौन सा है उसमें आप क्लब कर दोगे। तो क्लब ओके ओनली इफ देयर इज नो कॉम्पिटेंसी या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उनके पास में, अगर है तो वेरी गुड, तो आपका जो जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि जो सैलरी है इट इज जस्टिफाइड। ओके थैंक यू। नेक्स्ट इज यहाँ पर कि अगर ए ने मिसेस ए को एसेट ट्रांसफर करा और उसके बदले में कोई पैसे नहीं लिए या कम पैसे लिए, तो उस केस में क्या माना जाएगा, उसमें क्लबिंग अट्रैक्ट करी जाएगी अगर मिसेस ए को कोई इनकम अराइज होती है तो। बट हाँ, अगर 10 लाख की चीज के बदले उन्होंने 10 लाख लेके एसेट ट्रांसफर करी है यानी एडिक्वेट कंसीडरेशन है, देयर विल बी नो क्वेश्चन फॉर क्लबिंग। अगर डिवोर्स वाली सिचुएशन हो गई है और उसके आपको कुछ एलिमनी के तौर पे एसेट देना पड़ा है, तो उस केस में भी कोई क्लबिंग नहीं होगी है। और जहां पर एसेट ट्रांसफर हुई है हाउस प्रॉपर्टी, जहां पर भी एसेट ट्रांसफर होती है हाउस प्रॉपर्टी की भी, यहाँ पर क्या होता है, हमने सेक्शन 27 जो कि आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में था, टीम डोनर की डेफिनेशन जिसमें थी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही था टीम डोनर में कि अगर कोई अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर रहा है इन एडुकेट कंसिडरेशन करके, तो ऐसे केस में वो डीम डोनर माना जाएगा। तो जब मिस्टर ए ऑलरेडी डीम डोनर है तो इनकम क्लब का क्वेश्चन अराइज नहीं होता क्योंकि इनकम सारी उनकी ही मानी जाएगी। यहाँ पर एक चीज पे ध्यान रखेंगे, जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो इम्पोर्टेंट है। शादी से पहले जब ये एंगेजमेंट हुई है उस टाइम पे अगर कोई एसेट ट्रांसफर करा है, ठीक है, तो उस केस में कोई क्लबिंग का प्रोविजन नहीं आएगा। तो जो शादी होना, आपका जो रिलेशनशिप है स्पाउस वाला, वो होना चाहिए जिस दिन आपने उस एसेट को ट्रांसफर करा है और जिस दिन वो इनकम आपको अराइज हुई है। अगर आपका शादी से पहले ही अरेंजमेंट हो चुका था, ट्रांसफर हो चुका था, या इनकम भी पहले ही आ गई थी, तो इन दैट केस देयर विल बी नो क्लबिंग। पिन मनी जो होता है, पिन मनी होता है कि आपने घर खर्ची के लिए पैसे दिए अपनी वाइफ को, उसने उसमें सेविंग करी, सेविंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उसमें ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, डीन डोनर का कंसेप्ट आएगा तो गिफ्ट क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आता, वहां पर ऑलरेडी इनकम मिस्टर ए के हैंड में जाएगी। अब जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, एडुकेट कंसिडरेशन होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में आउट ऑफ नेचर लव, अफेक्शन या भगवान की कोई भावना से आपने दे दिया, दैट विल नॉट कंसीडर एज एडुकेट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर मान लो मैंने 10 लाख की एसेट के बदले में 5 लाख लिए और एसेट दे दिया अपने स्पाउस को, इन दैट केस अब 50% की जो इनकम है वो मेरी रहेगी, 50% ये मेरे स्पाउस की रहेगी। ये उसने 10 लाख के मुझे 5 लाख तो दे ही दिए है ना एक बार को, यानी 50% उसने मुझे अमाउंट दे दिया है, तो 50% इनकम उसकी, 50% इनकम मेरी, जो उसने पैसा नहीं दिया है। लाइक देखें यहाँ पर मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर करे 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100, मार्केट वैल्यू थी उनकी 100 रुपीज की, मिसेज एक्स को उन्होंने दे दिया 25,000 में, तो यानी 1000 इंटू 100 ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज की आइटम होगी। 1 लाख की आइटम के बदले उन्होंने कितने दिए, 25,000 हुए। तो इनकम कल को ऑन होती है 10,000 की। अब ये आता है, ये 10,000 की इनकम को क्लब पूरा का पूरा करें, आधा करें, कितना करें, तो ये कहते हैं 10,000 में से जो इनकम आई है इंटरेस्ट की, अप टू 25%, क्योंकि 25% तो मिसेज एक्स ने दे दिए, 25% की इनकम तो रहेगी मिसेज एक्स की, रेस्ट 75% की इनकम रहेगी मिस्टर एक्स की। ठीक है, तो मिस्टर एक्स के हैंड्स में आप कितना क्लब कर दोगे, 7500 क्लब कर दोगे। अब है कि लेट्स से मैंने डिबेंचर्स दिए, मैंने डिबेंचर्स दिए, अब मिसेज एक्स ने क्या करा, उन डिबेंचर्स को बेच के कोई और नई एसेट खरीद ली, डिबेंचर्स के बेचे और सिक्योरिटीज खरीद ली। तो कह रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने डिबेंचर्स बेच के शेयर्स खरीद लिए और उनसे कोई इनकम आ रही है, तो कह रहे हैं वो भी इसमें क्लबिंग होगी ही होगी। तो अगर आप फॉर्म चेंज कर देते हैं एसेट की, दैट इज इमटेरियल। क्रीशन ऑफ एसेट, अब इस चीज को समझेंगे। लेट्स से हम यहाँ पर आते हैं, ये वाला एग्जांपल में ही, मिस्टर एक्स को ने मिसेज एक्स को डिबेंचर्स दिए थे,
इसमें 25,000 लिखे, मैं नहीं मानती, मैंने कहा फ्री में ही दे दिए, पूरे के पूरे 1 लाख के 1 लाख दे दिए। अब ये 10,000 की इनकम मिस्टर एक्स की होती जा रही थी। अब ये जो इनकम है, ऑल दो रिसीव कौन कर रहा है पूरे 10,000 की इनकम? मिसेज एक्स रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही है? इनकम रिसीव कौन कर रहा है? मिसेज एक्स रिसीव कर रही है सारी की सारी इनकम। अब वो इनकम को इकट्ठा करी जा रही है। इस 10,000 की उन्होंने फिर से एक एफडी बना दी। जो 10,000 का इंटरेस्ट मिला, इसकी उन्होंने एफडी बना दी, और उस एफडी पे मेरे से मिला इंटरेस्ट। 10,000 की जो इनकम है, इसकी इन्होंने बना दी एफडी, और उस एफडी के ऊपर लेट्स से 1,000 रुपए का इंटरेस्ट भी आ गया। अब क्या ये 1,000 रुपए के इंटरेस्ट पे भी क्लबिंग अट्रैक्ट होगी? नहीं, इसके ऊपर अब क्लबिंग नहीं होगी। तो यानी जो भी इनकम के ऊपर अगर इनकम आ रही है, तो उस पर कोई भी क्लबिंग नहीं होने वाली है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? केविन कह रहे हैं कि अगर आप एक ट्रस्ट के अंदर एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप एक ट्रस्ट के अंदर एसेट ट्रांसफर कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन वाइफ, तब भी क्लबिंग अट्रैक्ट होगी ही होगी। नॉर्मल क्लबिंग आएगी, ट्रस्ट के अंदर आपने दिया है, रिवोकेबल ट्रांसफर है, उसको देखते हुए आ जाएगी। ट्रीटमेंट आफ्टर द डेथ, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ईदर हस्बैंड और वाइफ, क्लबिंग प्रोविजन will not be attracted as a widower or widower is not a spouse. Simple cross gift. मिस्टर ए ने मिसेस बी को दे दिया, मिस्टर बी ने मिसेस ए को दे दिया, तो इन्होंने क्या करा, आपस में क्रॉस ट्रांसफर्स कर लिए। तो इवन जो ये क्रॉस गिफ्टिंग है, दैट विल नॉट हेल्प यू आउट, क्लबिंग फिर भी अट्रैक्ट होगी। सी एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये सब बातें कोई बताता नहीं है, सब लोग कर लेते हैं, बट अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को ये काम करते टाइम पे कल को कुछ नोटिस आता है कि भाई इस टाइप की एक्टिविटी हुई है, तो ये कल को अगर ट्रेस आउट हो जाता है कुछ स्क्रूटनी के टाइम पे, तो उस टाइम में क्या कर दी जाएगी, क्लबिंग कर दी जाती है। अब एक बिजनेस वाला पॉइंट रह गया है, एंड दिस क्लास इज अबाउट टू एंड। ये टॉपिक बड़ा है, ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, और माइनर चाइल्ड वाला, although I need 15-20 minutes for the completion, वो आज सिस्टम थोड़ा ये डिवाइस से दिक्कत ना करो, when you will do it in the next class, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इस क्लबिंग को खत्म करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू TDS करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। You're welcome. ठीक है, देन विल डू द TDS और TCS पार्ट। तो अभी किसी बच्चे ने जो आज तक का डिस्कशन है वो पूछना हो तो प्लीज पूछ ले। Yes, if you want to leave, then you can leave. किसी बच्चे ने कुछ पूछना है पूछ ले, अदरवाइज फिर आई ऑल्सो लीव।